यार ये बार बार लॉक क्यों हो रही है मीटिंग। तो लो टेम्परेचर वाले में आप लोगों के टॉपिक में यही था, एक था स्लो फ्रीजिंग एंड फास्ट फ्रीजिंग, आप लोगों को बता रहा था मैं। स्लो फ्रीजिंग एंड फास्ट फ्रीजिंग बेसिकली होता क्या है कि हाँ, जब हम लोग किसी चीज़ को लेस देन, हम लोग ये कह सकते हैं कि 1 आवर या 2 आवर से अगर हम कम में, या हम ये कह सकते हैं कि थोड़ी ही देर में, आधे घंटे तक अगर हम लोगों ने किसी चीज़ को फ्रीज कर लिया तो हम उसको बोलते हैं फास्ट फ्रीजिंग। वैसे जो जिन लोगों ने पहले क्लासेस लगाई थी उनको पता भी होगा, उनसे उनको ये बताया भी था कि स्लो फ्रीजिंग और फास्ट फ्रीजिंग दो ऐसी टर्म्स हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट, हम ये कह सकते हैं कि इम्पोर्टेंस है इसकी फूड प्रिजर्वेशन के अंदर। क्यों इम्पोर्टेंस है? क्योंकि अगर हम किसी चीज़ को, फूड को प्रिजर्व करते हैं, किसी चीज़ को फ्रीज करते हैं फूड को, तो उसके अंदर एक क्या होता है कि अगर हम लोगों ने स्लो फ्रीजिंग की है तो जो क्रिस्टल साइज है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाता है, और जिसके कारण क्या है जो उसके अंदर जो सेल का स्ट्रक्चर है, हम लोग जो, जैसे कि हमें पता है कि बर्फ है, जब जब भी एक्सपैंड होती है, जब भी जमती है, पानी है जमता है, जब भी बर्फ में कन्वर्ट होता है तो एक्सपैंड हो जाता है, और इसके कारण क्या है कि फूड, जो भी अपना फूड के अंदर जो सेल्स बनी हुई है उनको रप्चर कर सकता है, क्योंकि उसने वॉल्यूम में एक्सपैंड करना शुरू कर दिया। तो हमें, हमारा बेसिकली एम क्या रहना चाहिए कि हम लोग जब भी करें फूड को प्रिजर्व करें तो उनको क्विक फ्रीजिंग करनी चाहिए, जो कि लेस देन 10 मिनट्स के अंदर हो जानी चाहिए। अगर हम लोग फास्ट फ्रीजिंग, सॉरी, स्लो फ्रीजिंग की अगर बात करें तो स्लो फ्रीजिंग के केस के अंदर हमें 3 से 72 घंटे लगते हैं, जो घरों में नॉर्मली हम लोग किया करते हैं। जो आइसक्रीम हम लोग में जमाते हैं, घर में हमारे बर्फ वगैरह जमाते हैं, तो वो बेसिकली की जाती है स्लो फ्रीजिंग है बेसिकली, ठीक है। इंडस्ट्रियल पर्पज में अगर बात करें, इंडस्ट्रीज के अंदर जो सिस्टम है वो क्विक फ्रीजिंग का चलता है। इसके दो बेनिफिट हो जाते हैं, एक तो क्वालिटी, जो हमारा जो है, अगर हम लोग बात करें कि क्वालिटी वाइज है, क्वालिटी भी इफेक्ट डालती है, और दूसरा इसका जो एक और वो है ये कि उसके अंदर हम लोग कैपेसिटी की अगर बात करें, अगर किसी चीज़ को हमें जमाने में 3 घंटे या 72 घंटे लग रहे हैं तो हमारा बेसिक ऑफिस है कि टाइम है वो ज़्यादा लगेगा, और अगर वही हम लोग चीज़ को 10 मिनट में सुखा दें तो हमारे प्लांट की कैपेसिटी है वो ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। तो दोनों तरफ से हम लोग कह सकते हैं कि इसका बेनिफिट हो जाता है। एडवांटेज ऑफ क्विक फ्रीजिंग ओवर स्लो फ्रीजिंग, जैसे देर का स्मॉल आइस क्रिस्टल होते हैं, जो आइस क्रिस्टल्स होते हैं वो स्मॉल होते हैं, ठीक है। उसके अलावा मैकेनिकल डिस्ट्रक्शन है वो भी नहीं होता इसके अंदर, ठीक है। और शॉर्टर पीरियड, जो आप लोगों को बताया सॉल्टिफिकेशन का पीरियड है वो शॉर्ट हो जाता है, होता है उसके अंदर, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियस है शो एक 10 मिनट में काम हो रहा है और एक 3 घंटे में काम हो रहा है। उसके अलावा दूसरा क्या है कि अगर हम लोग टेम्परेचर को जितनी जल्दी रिड्यूस कर देंगे तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को उतनी ही जल्दी हम लोगों ने कंट्रोल करना शुरू कर दिया, तो जो शेल्फ लाइफ है उतनी ही ज़्यादा ज़्यादा अच्छी रहेगी। जैसे कि आप लोगों ने, अगर हम लोग बात करें किसी दूध को अपने ठंडा करना है, और हम लोगों ने क्या किया, उस दूध को जमाना शुरू कर रखा है, लो टेम्परेचर पे ला रहे हैं। एक तो मैंने दूध को क्या किया, सडनली उसको 10 मिनट के अंदर अंदर जमा दिया, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मल्टीप्लाई होने के लिए टाइम कम मिल गया। और एक उसी दूध को अगर मैंने टाइम ज़्यादा ले लिया, उसको स्लो स्लो ठंडा कर रहा हूँ, तो ऑब्वियस है कि उसकी जो मल्टीपल एप्लीकेशन है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, वो क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। देखिए अरुण है यार, ये बार बार एडमिट करने की कोशिश कर रहा है, या तो मेरे नेटवर्क में दिक्कत है। नहीं, नवीन और ठीक है, ज्वाइन हो गया दोनों का। उसके अलावा रेणु, रेणु आवाज आ रही है आपको? ऋतिक आवाज आ रही है?
कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहा, इट मींस आवाज नहीं आ रही क्या आप लोग को? आवाज का क्या इशू है? अभी आवाज नहीं आ रही क्या आप लोगों को? कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा? आ रही है सर, वो पहले ब्रेक हो रही थी, अभी तो सही आ रही है। ओके, ठीक है। स्क्रीन भी दिखने स्क्रीन भी लगी शो हो गई है सर। है? ओके, यस सर, दिख रही है। तो फ्रीजिंग के अंदर यही था टॉपिक। उसके बाद फ्रीजिंग स्टोरेज के बारे में आपको बता रहे थे हम लोग। अच्छा, आप लोगों से मैंने क्वेश्चन पूछा था कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कौन से होते हैं जो कोल्ड मतलब लो टेम्परेचर लविंग होते हैं, हाई टेम्परेचर लविंग होते हैं। व्हीकल कौन से है वो बता सकते हो? एक तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो हीट को, गर्माइश को पसंद करते हैं, और एक ऐसे होते हैं जो अपने उसको ठंडक को पसंद करते हैं। तो कौन 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 से होते हैं वो? नहीं पता सर। नहीं पता? थर्मोफिलिक हाँ, थर्मोफिलिक जो लविंग होते हैं। ये क्या ये PSYCHRO? साइकोट्रोपिक सर। फिलिक, फिलिक यानी लविंग। जैसे हीट को पसंद करने वाले थर्मोफिलिक्स होता है, ठीक है। तो अच्छा, प्रिजर्वेशन जैसे इन्होंने एक टेम्परेचर रेंज भी दी हुई है, -1 से 1 अगर आप बात करें तो मीट वगैरह को, अगर 0, चलो ये अपन बाद में करेंगे। एडवांटेज फ्रीजिंग हो गई। हाँ, फ्रीजिंग क्या क्या नहीं करती? फ्रीजिंग एक तो है डज नॉट स्टेरलाइज फूड, फूड को स्टेरलाइज नहीं करते। स्टेरलाइजेशन बेसिकली पर्पज क्या होता है कि स्टेरलाइजेशन का मतलब क्या है कि फ्रीज को हम लोगों ने, मतलब किसी फूड मटेरियल के अंदर हम लोगों ने माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर दिया ऑलमोस्ट। हम ये कहते हैं कि 99% मतलब मैक्सिमम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर दिया, उसको हम लोग स्टेरलाइजेशन बोलते हैं। बेसिकली हम लोग बात करते हैं कि क्लोस्ट्रिडियम बोटुलिनम टाइप को माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो हाई टेम्परेचर के ऊपर भी काफी स्टेबिलिटी रखते हैं। तो ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मारने से हम लोग मानते हैं कि स्टेरलाइजेशन है। तो फ्रीजिंग के अंदर हम लोग स्टेरलाइजेशन नहीं करते, क्योंकि यहाँ पर हम लोग किलिंग नहीं कर रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं, उसकी उनको ग्रोथ नहीं होने दे रहे, उनको डेवलप नहीं होने दे रहे। अच्छा, दूसरा क्या है, एक्सट्रीम कोल्ड, हाँ देखो लिखा है ना, स्टॉप ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड केमिकल चेंजेस एंजाइमेटिक रिएक्शंस, इनको स्लो कर देता है। ठीक है, मतलब स्लो इस लेवल तक कर देता है कि उनकी लगभग जो हम लोग कह सकते हैं कि उनकी जो इसकी काम करना होता है, जो उनकी कैपेबिलिटी है, वो एक तरह से रुक सी जाती है। ठीक है, उसके अलावा वाटर एक्टिविटी, हाँ, प्रिजर्वेशन इज अचीव्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ लो टेम्परेचर रिड्यूस वाटर एक्टिविटी एंड इन सम फोर्स प्री ट्रीटमेंट बाय ब्लांचिंग। प्रिजर्वेशन के अंदर एक प्रिजर्वेशन बाय लो टेम्परेचर के अंदर हम लोग जो हमारा जो ये एम है प्रिजर्वेशन का, वो अचीव करते हैं टेम्परेचर। जो वाटर एक्टिविटी है, वाटर एक्टिविटी बेसिकली आप लोगों को मैडम ने बताया होगा एफसीन के अंदर, फूड केमिस्ट्री एंड न्यूट्रिशन के अंदर वाटर एक्टिविटी होती क्या है, फ्री वाटर एंड आपको बताया था बाउंड वाटर होते हैं। तो यहाँ पर एक फ्री वाटर की अवेलेबिलिटी, या हम कह सकते हैं वाटर एक्टिविटी को भी क्या करते हैं, वो रिड्यूस हो जाती है। और हम लोग कुछ केसेस के अंदर फूड को जब प्रिजर्वेशन करते हैं बाय लो टेम्परेचर, साथ के साथ ब्लांचिंग भी करते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो प्रिजर्वेशन बाय लो टेम्परेचर के अंदर रीजन होती है, जिससे कि फूड है उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। एडवांटेजेस आप लोगों को अगर बात करें, नेचुरल
कलर, फ्लेवर, न्यूट्रिटिव वैल्यू है वो रिटेन रहती है, टेक्सचर है वो रिटेन रहता है, आप लोगों को बताया है। उसके अलावा फ्रोजन फूड कैन बी फ्रोजन इन लेस टाइम देन दे कैन बी ड्राइड, और कैनिंग से टाइम है वो कम लगता है। सिंपल प्रोसेसेस है एज कम्पेयर टू, अगर हम लोग कैनिंग की बात करें, या कैनिंग बेसिकली थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है एज कम्पेयर टू ड्राइंग के। फूड्स है वो उसके अलावा हाँ, इसके अंदर क्या है कि इन्होंने देखा है कि हम लोगों ने अगर किचन रिमेन्स कूल एंड अनकंफर्टेबल, इनके अंदर ये है कि टेम्परेचर मेंटेन रखना होता है, लो टेम्परेचर। और वहां पर टेम्परेचर मेंटेन रखने से क्या होता है, जो किचन, जैसे अगर हम लोग बात करेंगे, अगर कहीं पर हम हाई टेम्परेचर की बात कर रहे हैं अगर हमें हीटिंग ज़्यादा करनी है, तो वहाँ पर का एनवायरनमेंट है, जो प्रोसेसिंग एरिया का टेम्परेचर है वो भी हाई रहेगा, मिलेगा। तो वो एक कंफर्टेबल जोन नहीं होता। जैसे बोर्नविटा की अगर बात करें, जब वहाँ पर हम लोग किसी ये बोर्नविटा बनाते थे, तो वहाँ पर 20 ओवंस लगे होते थे, और गर्मियों में खासकर उस एरिया में रुकना बड़ा ही एक चैलेंज होता था। ठीक है। फ्रोजन फूड कैन बी केप्ट ए वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ये भी है कि 3 मंथ या इससे भी ज़्यादा भी हम कई बार रख लेते हैं, अगर -18 डिग्री सेल्सियस से नीचे ले आए, तो मिनिमम मतलब 3 महीने के आसपास तो इसकी जो रेंज है वो रहती है। डिसएडवांटेजेस क्या है? टेक्सचर ऑफ द सम फूड इज अनडिजायरेबल बिकॉज ऑफ फ्रीजिंग प्रोसेस। हाँ, कुछ चेंजेस आ जाते हैं कुछ फूड मटेरियल में, लेकिन बहुत कम फूड मटेरियल ऐसे हैं या हमारे रॉ मटेरियल ऐसे हैं जिनके अंदर ज़्यादा चेंजेस आते हैं। इनिशियली इन्वेस्टमेंट भी इसकी हाई होती है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी थोड़ी सी इसकी हाई होती है एज कम्पेयर टू ड्राइड प्रोडक्ट्स की बात करें। स्टोरेज स्पेस लिमिटेड हो जाते हैं, क्योंकि कैपेसिटी ऑफ फ्रीजर के ऊपर, जो स्टोरेज स्पेस है वो कैपेसिटी ऑफ फ्रीजर के ऊपर डिपेंडेंट हो जाती है। तो ये एक चीज़ें हैं जो एक इसकी हम लोग डिसएडवांटेजेस मान सकते हैं, एक इसकी लिमिटेशन मान सकते हैं फ्रीजिंग की। उसके अलावा अगर हम लोग जब किसी फूड को प्रिजर्व करते हैं, तो वहाँ पर उसको लो टेम्परेचर पे जब लेके आते हैं, तो उसके अंदर कुछ केमिकल चेंजेस आते हैं, जैसे एंजाइम्स इन वेजिटेबल, एंजाइम्स इन फ्रूट, रेंसिडिटी। टेक्सचर चेंजेस आते हैं, जैसे एक्सपेंशन ऑफ फूड, आइस क्रिस्टल बन जाना, या उसका फूड को आप लोगों को बताया था कि जब फूड के अंदर जो वाटर है, या अगर नॉर्मली वाटर को जब हम जमाते हैं तो वॉल्यूम ज़्यादा लेता है, और उसके कारण जो फूड है वो एक्सपेंड हो जाता है। ठीक है। इश्यूज क्या है? सब कुछ एक इश्यूज होते हैं, जैसे कि केमिकल रिएक्शंस कैन अकर इन अनफ्रोजन वाटर, सम फूड ब्लास्ट और सल्फाइड, वैक्यूम पैकिंग टू केप्ट आउट। हाँ, इसके अंदर क्या है, वैक्यूम पैकिंग है वो ज़्यादा अच्छी रहती है अगर हम लोग फ्रोजन फूड की बात करें। अनडिजायरेबल फिजिकल चेंजेस आ जाते हैं कई बार। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं, लॉस क्रिस्पीनेस। क्रिस्पीनेस का मतलब क्या है कि आप लोगों ने देखा होगा कि कई बार कोई फूड है, अगर हम लोग उसको जब खाते हैं तो उसके अंदर एक क्रैक, या हम लोग कहते हैं कि कुरकुरापन जिसको कहते हैं, वो हो जाता है। लेकिन जब हम लोग उसको जमा देते हैं, जमाने के बाद जब उसको दोबारा नॉर्मल टेम्परेचर पे लेके, तो जो वो कुरकुरापन है वो उसके अंदर नहीं होता, थोड़ा सा उसके अंदर एक पल्पी सा टेक्सचर उसका बन जाता है। ठीक है। ड्रिप लॉस इन मीट्स एंड, हाँ, ड्रिप लॉस इसका मतलब क्या है कि जब हम लोगों ने किसी चीज़ को जमा दिया, खासकर लो टेम्परेचर, हम लोग स्लो फ्रीजिंग कर दी हमने, मान लो किसी चीज़ की, फूड मटेरियल की, उसको बाद में जब हम लोग नॉर्मल टेम्परेचर पे लेके आ रहे हैं, तो उसके जो टिश्यूज हैं, उनकी जो वॉल्स हैं, ब्रेकआउट हो गई हैं अंदर से। और उसके कारण क्या है कि जब हम उसको कुक कर रहे हैं, तो उसके अंदर से जो वाटर वाटर जो था होल्ड करने की कैपेबिलिटी थी वो कम हो गई, और उसके कारण जो पानी है वो बाहर आ जाता है। इसके कारण जो इसको बोलते हैं ड्रिप लॉस। मीट प्रोडक्ट्स के अंदर ये काफ़ी एक कॉमन प्रॉब्लम होती है, इसीलिए मीट प्रोडक्ट्स को या कोई भी फूड मटेरियल को फास्ट फ्रीजिंग ज़्यादा प्रेफर की जाती है एज कम्पेयर टू स्लो फ्रीजिंग के। ठीक है। तो क्विक फ्रीजिंग, फास्ट फ्रीजिंग आप लोगों को पता लग गया कि क्या है, कि क्या होता है। ठीक है। उसके बाद फ्रीजिंग प्रोसेस ऑफ वाटर आपके सिलेबस में शायद नहीं है, अगर देखते हैं, मेरे ख्याल से इसमें नहीं है। आप लोगों को फ्रीजिंग प्रोसेस ऑफ वाटर नहीं है, ये नहीं है, तो हम लोग इसको डिलीट ही कर देंगे, इसकी ज़रूरत ही नहीं है, हमें वही चीज़ रखनी है। बेसिकली इसके अंदर बताने की कोशिश की थी मैंने, नोट्स के अंदर ये डाला था कि जब आइस क्रिस्टल बनता है, बिफोर आइस कैन फॉर्म ए न्यूक्लियस और ए सीड इज रिक्वायर्ड अपॉन द क्रिस्टल कैन ग्रो। क्योंकि आइस एक क्या है, क्रिस्टल होता है,
और जब भी हम लोगों को आइस जब जमाते हैं तो उसको जमने से पहले न्यूक्लियस बनता है या सीड की जरूरत होती है। सीड बेसिकली सीड क्रिस्टलाइजेशन के अंदर आपको वर्ड है वो आपको एक्सप्लेन करेंगे सीडिंग क्या चीज़ होती है। चलो ये पढ़ा लेते हैं हम, लेकिन करते हैं इसको। अप्रोक्सीमेट स्टोरेज पीरियड फॉर जनरल क्लासेज ऑफ फ्रोजन फूड्स -18 डिग्री पे अगर पैक्ड चिकन की बात करें, फ्रूट्स की, पाइस की, अगर इनकी बात करें तो 12 महीने के आसपास इनकी जो है शेल्फ लाइफ रहती है। अगर हम लोग मोस्ट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की बात करें, फ्रूट जूसेस की बात करें, बेकरी प्रोडक्ट, कन्फेक्शन, बीफ्स और इस तरह के मीट प्रोडक्ट की बात करें तो -18 पे अगर हम लोग इनको फ्रीज करते हैं तो 10 से 12 मंथ रहते हैं। अगर लीन फिश वगैरह की बात करें, लीन फिश का मतलब क्या है? फिश जो लीन मीट अगर यह बात करें, लीन फिश होता है जहाँ पर हम लोगों को फैट परसेंटेज काफ़ी कम होती है, ना के बराबर हम लोग कह सकते हैं। उस पोर्शन को लीन मीट या लीन फिश बोल देते हैं। कुछ फिश होती है जो हाई रिच इन फैट होती है, लेकिन कुछ होती हैं जो लो फैट कंटेंट होती है। तो उनकी जो शेल्फ लाइफ है 8 से 10 महीने रहती है। जितना ज़्यादा फैट कंटेंट होगा उतने ही चांसेस हैं जो शेल्फ लाइफ है उसकी थोड़ी सी कम हो जाएगी, क्योंकि रेंसिडिटी आने के चांसेस उसके अंदर ज़्यादा हो जाते हैं। फ्राइड फूड्स हैं, पोर्क मीट वगैरह है, इनकी देखो आपने देखा होगा पोर्क है, पोर्क के अंदर हाई कंटेंट ऑफ फिश सॉरी फैट होता है। उसके अलावा आप ये देखो नीचे लिखा भी है फैटी फिश, मतलब फैट जिसके अंदर ज़्यादा है फिश के अंदर, उनकी जो शेल्फ लाइफ है इसी टेम्परेचर पे कम हो जाती है। तो टेम्परेचर अगर हम लोग -18 रखें, ये टेबल डालने का मेन पर्पज ये है कि -18 टेम्परेचर अगर हम किसी चीज़ का मेंटेन करके रखते हैं फूड का, तो उनकी जो शेल्फ लाइफ है वो डिफर करती है। हमारे कई फैक्टर्स होते हैं। एक तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि इंग्रेडिएंट्स क्या है, उसका जो उसकी केमिकल कंपोजिशन क्या है हमारे फूड मटेरियल की, ठीक है। फर्स्ट फैक्टर ये हो जाता है। उसके बाद आप लोगों ने कितने अच्छे तरीके से उसको फ्रीज किया है या कितने अच्छे तरीके से आप उसको कंटिन्यूसली लो टेम्परेचर पे रख रहे हो। आप लोगों को एक चीज़ बताई थी, रिक्रिस्टलाइजेशन। अगर हम लोग किसी चीज़ को जमा देते हैं फूड को और उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको वो मेल्ट हो रहा है और फिर उसको फिर जमा रहे हैं। अब हम लोगों ने क्या किया था, फास्ट फ्रीजिंग करके किसी चीज़ को जमा दिया, वहाँ पर आइस क्रिस्टल छोटे काफ़ी लो है, लेकिन आपने क्या किया, उस टेम्परेचर को मेंटेन नहीं किया और उसके कारण क्या, आपकी जो बर्फ़ है या हम आइस कहते हैं वो मेल्ट होगी और जब आपने दोबारा उसका टेम्परेचर रिड्यूस किया तो वो क्या होगी, दोबारा आइस में कन्वर्ट होने लगी। तो वहाँ पर जब वो स्लो स्लो दोबारा आइस में कन्वर्ट हो रही है तो वहाँ पर वो क्रिस्टल है वो धीरे धीरे आपस में कनेक्टेड होकर बड़े हो जाएंगे। उसको बोलते हैं रिक्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। और रिक्रिस्टलाइजेशन एक बहुत ही कैसी चीज़ होती है जो फूड को ख़राब करने के लिए बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होती है फ्रोजन फूड्स के अंदर, ठीक है। तो हम लोग इसलिए कह सकते हैं कि जो फ्रोजन फूड्स हैं उनकी स्टार्टिंग इनिशियल कॉस्ट और उनकी जो क्या कहते हैं कि स्टोरेज कॉस्ट या ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ज़्यादा होती है, इसीलिए क्योंकि लो टेम्परेचर पे मेंटेन करने के लिए हमें कंप्रेसर स्पेशल टाइप ऑफ अरेंजमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन बेनिफिट इसका जो फ्रीजिंग फूड का जो बेनिफिट सबसे ये होता है कि यहाँ पर जो न्यूट्रिशन लॉस है या जो टेक्सचर लॉस है वो मिनिमम होता है एज कम्पेयर टू हाई टेम्परेचर प्रिजर्वेशन सिस्टम के। इसीलिए दूसरा क्या है, केमिकल्स की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है आती, केमिकल्स की ज़रूरत नहीं होती ज़्यादा, क्या ज़रूरत नहीं होती। उसके बाद है न्यूट्रिशन लॉस नहीं हो रहे हैं, तो उसलिए इसके लिए जो काफ़ी देश है या काफ़ी जगह आजकल फ्रोजन फूड्स को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है और ये माना जाता है कि अगर हम फ्रोजन फूड खाएंगे तो वो एक अच्छा सोर्स है, एक अच्छा मतलब क्या कहें, एक अच्छा ऑप्शन है। हम अगर फ्रेश फूड या हम लोग नहीं यूज़ कर सकते तो उसकी जगह हम फ्रोजन फूड यूज़ करेंगे तो एक तरह से हम लोग क्या कर रहे हैं, फ्रेश फूड को ही कंज्यूम कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर मिनिमम लॉसेज होते हैं एज कम्पेयर टू हाई टेम्परेचर के। तो फ्रीजिंग सिस्टम के अंदर था, इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट सिस्टम है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट सिस्टम आप लोगों को बता रखा है पहले कि डायरेक्ट का मतलब क्या होता है कि डायरेक्टली जो रेफ्रिजरेंट्स हैं वो फूड के साथ कनेक्टेड हो जाएं, वहाँ पर हम लोग डायरेक्ट कॉन्टैक्ट सिस्टम बोलते हैं। एक इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट सिस्टम है, मतलब वहाँ पर हम लोगों ने क्या किया कि एक बीच में पार्टीशन आ गया, वहाँ पर इनडायरेक्ट सिस्टम है। जैसे आपको एग्जांपल दिया था कि गिलास के अंदर अगर पानी डाल दें और अगर हम लोगों ने सीधा डायरेक्टली बर्फ़ उसके अंदर डाल दी पानी के अंदर तो वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट सिस्टम हो गया। अगर अगर मैंने क्या किया, गिलास को
किसी पतीले के अंदर रख दिया और उस साइडों में बर्फ डाल दी गिलास के, तो उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट सिस्टम, जहां पर क्या है कि ठंडक जो आपका कंटेनर है उसके को पास करके आ रही है, उसको मतलब डायरेक्ट उनका कोई भी कॉन्टैक्ट नहीं हो रहा रेफ्रिजरेटर्स का। ठीक है, तो IQF टेक्नोलॉजी है, इंडिविजुअल क्विक फ्रोजन जिसको बोलते हैं, क्विक फ्रीजिंग या क्विक फ्रोजन भी कई जगह टाइम यूज की जाती है। इंडिविजुअल क्विक फ्रोजन है जहां पर बहुत ही जल्दी सडन टेम्परेचर को डाउन कर दिया जाता है। ये क्विक फ्रीजिंग का एक अच्छा एक ऑप्शन होता है जहां पर आइस क्रिस्टल बहुत ही छोटे बनते हैं। ठीक है, लेकिन हम लोगों को इस लेवल पे आने के लिए ये कंडीशन अचीव करने के लिए हमारे लिए डायरेक्ट कॉन्टैक्ट सिस्टम ज़्यादा इजी रहता है, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी लॉस आप लोगों को बताया था या टेम्परेचर लॉस हुआ है नहीं होता एज कम्पेयर टू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट सिस्टम के। ठीक है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट सिस्टम फ्रीजर्स के अंदर फ्लूइडाइज्ड बेड फ्रीजर है जो आप लोगों को 2-3 बार बता चुका हूँ मैं। ये ऐसे फैन लगा होता है, प्रोडक्ट यहाँ से एंटर करता है और उसके बाद आप लोगों को बताया था जैसे फैन लगे होते हैं, ये फैन लगा हुआ है, फूड यहाँ से एंटर करता है, यहाँ से एयर आती है, एयर सर्कुल फ्लूइडिक मोशन देती है फूड को, जिससे क्या है जो ये राउंड मटेरियल है तो इसके चारों तरफ एयर है, जो चारों तरफ हवा ठंडी वो भी घूमेगी और फूड मटेरियल है वो इस पोजीशन के अंदर क्या होगा, यहाँ से आके बाहर चला जाएगा। ठीक है, तो -34 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर है वो रिड्यूस किया जाता है। ठीक है, आप लोगों को बता दिया था कि प्रोडक्ट हैं वो कौन कौन से होते हैं और किस तरह के प्रोडक्ट्स हैं बेसिकली यूज़ किए जाते हैं। जैसे पीस है, कितना टाइम इनको दिया जाता है। ठीक है, ड्राइड आइस है, कट ग्रीन बीन्स है, स्ट्रॉबेरी है, फ्रेंच फ्राइज है, फिश फिलेट्स है, इनको अराउंड कितना टाइम लगता है 21 डिग्री से -18 आने में। इनको 3 से 4 मिनट, 6 मिनट, 5 से 12, 9 से 13, 8 से 12, 30 मिनट अराउंड इनको लगते हैं। ठीक है, उसके अलावा इमर्शन फ्रीजिंग आप लोगों को बता दिया था। इमर्शन फ्रीजिंग एक तरह से वो भी एक डायरेक्ट कॉन्टैक्ट सिस्टम है जहाँ पर हमारा जो फूड मटेरियल है वो क्या करता है, यहाँ से आएगा, यहाँ से हमारे जो इमर्शन फ्रीजिंग कंसिस्ट ऑफ कोल्ड फ्रीजिंग मीडियम such as glycerol, sodium chloride, calcium chloride, mixture of salts and sugar। आप लोगों को बताया था कि शुगर और साल्ट वगैरह इनको क्यों मिक्स करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि 0 डिग्री के ऊपर आइस क्रिस्टल जम जाते हैं, और लेकिन हमने जो हमारा प्रोडक्ट है इसको 0 डिग्री से नीचे लेके आना है, तो हमारा जो कूलिंग मीडियम ही अगर 0 डिग्री पे होगा तो हमारे प्रोडक्ट को ज़्यादा नीचे तक टेम्परेचर तक डाउन नहीं कर पाएगा। तो अगर हमें हमारे प्रोडक्ट को -5 तक ले जाना है तो हमारा कूलिंग मीडियम भी अराउंड -5 होना चाहिए, नहीं तो उससे भी कम होना चाहिए। तो उस चीज़ को अचीव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसके अंदर कूलिंग मीडियम जो है उसके साथ हम लोग ग्लिसरॉल और क्लोज या तो सोडियम क्लोराइड या कैल्शियम क्लोराइड वो हमारी अवेलेबिलिटी के ऊपर हमारे प्रोसेस सिस्टम के हिसाब से चेंज होते हैं, कोई भी हो सकता है इसके अंदर, इसको यूज़ करते हैं। हमें पता है कि जब भी हम लोग किसी फूड मटेरियल के अंदर इम्प्योरिटी को ऐड करते हैं तो उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या होता है, चेंज हो जाता है। ठीक है, अगर आप लोगों ने 0 डिग्री के ऊपर आइस क्रिस्टल बना दिया है, लेकिन अगर मैंने उसके अंदर खूब सारा साल्ट डाल दिया या शुगर डाल दी, तो उसको जमाने के लिए मुझे टेम्परेचर और ज़्यादा डाउन चाहिए होगा और ज़्यादा लो चाहिए होगा। ठीक है, द प्रोडक्ट इज इमर्स्ड इन दिस सॉल्यूशन और बाय स्प्रेड। इसके अंदर 2 तरीके से होता है, या तो प्रोडक्ट है उसको डिप कर दिया जाता है पानी के अंदर, या फिर इसके ऊपर वाटर है वो स्प्रे कर दिया जाता है। डायरेक्ट इमर्शन ऑफ द प्रोडक्ट इनटू लिक्विड रेफ्रिजरेंट इज द मोस्ट रैपिड वे ऑफ फ्रीजिंग। ऑब्वियस है कि बहुत ज़्यादा स्पीडली इसके अंदर जो है फूड है फ्रीज हो जाता है। द सोल्यूट यूज इन द फ्रीजिंग सिस्टम शुड बी, हाँ इसके अंदर एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि आपका जो फ्रीजिंग सिस्टम है, जो आपने को फ्रीजिंग मीडियम अपन यूज़ कर रहे हैं, उस वो कोई भी उसका खुद का टेस्ट, ऑर्डर, कलर या फ्लेवर नहीं होना चाहिए, अदरवाइज वो क्या करेगा, फ्लेवर को अफेक्ट करेगा। ठीक है, हमारे फूड मटेरियल के फूड के फ्लेवर को अफेक्ट करेगा। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। अच्छा, प्रोडक्ट्स
शुड बी ग्रेटर इन डेंसिटी देन सॉल्यूशन। दूसरी क्या है, जो डेंसिटी है वो उसकी ज़्यादा होनी चाहिए सॉल्यूशन से। इमर्शन फ्रीजिंग सिस्टम कैन बी कॉमनली यूज्ड फॉर शेल फ्रीजिंग ऑफ लार्ज पार्टिकल्स ड्यू टू रिड्यूस। अच्छा, हाँ ये चीज़ भी एक ठीक है आप लोगों को बताने वाली कि इसके अंदर इमर्शन फ्रीजिंग के अंदर क्या होता है, एकदम से हम क्विक फ्रीजिंग करते हैं तो डिहाइड्रेशन ऑफ आउटर लेयर होने के चांसेस रहते हैं। डिहाइड्रेशन मतलब आउटर लेयर क्या होगी, उसके ड्राई होने के एकदम से चांसेस हो जाते हैं। तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हम लोग इमर्शन फ्रीजिंग उसी केसेस के अंदर ज़्यादा करते हैं जहाँ पर वो फूड मटेरियल हो, शेल्ड हो, उसके ऊपर कोई प्रोटेक्टिंग सिस्टम हो, वो कवर्ड फॉर्म में हो। ठीक है, यूज फॉर शेल फ्रीजिंग ऑफ लार्ज पार्टिकल्स ड्यू टू। अगर हम लोग उसको बिल्कुल उसकी कोई सॉफ्ट टेक्सचर होगा या उसके ऊपर कोई ज़्यादा कोई सॉलिड प्रोटेक्टिंग कवर नहीं होगा तो उसकी स्किन है वो आउटर स्किन है वो ड्राई हो जाएगी। उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हम या तो पैकिंग थोड़ा सा उसके ऊपर पैकिंग फॉर्म के या ऐसा हार्ड शेल का जो मटेरियल है जो या प्रोटेक्टिंग सिस्टम है फूड मटेरियल के ऊपर, उसी तरह के फूड मटेरियल को हम लोग यूज़ करते हैं इमर्शन फ्रीजिंग के अंदर। देर इज इमीडिएट कॉन्टैक्ट बिटवीन, इमीडिएट कॉन्टैक्ट होता है। ऑब्वियस है कि हम लोग किसी चीज़ को अगर मतलब अगर फूड को पानी के अंदर या सॉल्यूशन में डालेंगे तो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ही होगा। 5 मिनट रह गए अभी क्लास के, ऑटोमेटिक डिस्कनेक्ट हो जाएगी। उसके बाद आपकी कौन सी क्लास है वो मैडम लेंगे, तो ऑटोमेटिक अगर डिस्कनेक्ट हो जाए तो समझ लेना कि क्लास मेरी उसके बाद नहीं लगेगी। The loss of food pieces can be frozen individually by immersion, इसकी जरूरत नहीं है। For direct immersion freezing, the refrigerant used must have following properties: नॉन टॉक्सिक होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए, फ्री फ्रॉम फ्रोजन टेस्ट। हाँ, नॉन टॉक्सिक होना चाहिए। ऑब्वियस है कि अगर हम फूड मटेरियल की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर टॉक्सिक प्रोडक्ट जो हमारा रेफ्रिजरेंट है वो टॉक्सिक नहीं होना चाहिए। क्लीन भी ऑब्वियस है कि होना चाहिए। उसके अलावा उसका टेस्ट फ्लेवर जो आप लोगों को बता चुके हैं वो भी उसका नहीं होना चाहिए। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं। उसके बाद है लिक्विड नाइट्रोजन फ्रीजर्स हैं, उसके बाद है क्रायोजेनिक फ्रीजिंग है। ये हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर जब हमारी क्लास लगेगी। तो भाई अभी कुछ पता लगा, कुछ समझ में आया? अगर इसमें से कुछ पूछना है तो बताओ। अरुण, दीपक, पारुल, रेणु, ऋतिक कुमार, साहिल, विकल। हाँ प्रॉब्लम तो आ रही है हाँ जो हम ले रहे हैं ना, हाँ हाँ प्रॉब्लम आती है, नहीं आती है तो कभी तो कोई नेटवर्क है, कभी आपके थोड़ी प्रॉब्लम तो आ रही है ऑनलाइन क्लासेस में ना। वो तो प्रॉब्लम्स तो आ रही है यार। अभी देखो अभी 15 तारीख तक शायद कोई इंस्ट्रक्शन आ जाए। सुनने में आया कि कुछ इंस्ट्रक्शन आएंगे ऑफलाइन क्लासेस के लिए, देखो क्या रहता है। जहाँ से हार्ड कॉपी कराई थी हमने हम्म, डिफरेंट था, कुछ ना कुछ मतलब कुछ पेज पे डिफरेंट मिलता है। तो अपडेट जो है इनको अभी क्या है, अपडेट कर रखा है आपने। मैंने आप लोगों को शायद स्टार्टिंग वाले दिन बोला था, अगर आप में से किसी ने सुना हो, मैंने आप लोगों को यही बताया था कि जो आप लोगों को नोट्स लगा, जो वेबसाइट मैंने बताई थी वो मैंने कनेक्ट कर रखी है सीधा अपने लिंक कनेक्ट उसके साथ, अपने ड्रॉप बॉक्स के साथ। और मैं अपने ड्रॉप बॉक्स के अंदर जब भी कोई चेंज करता हूँ, थोड़ा सा उसके अंदर कुछ डालता हूँ मटेरियल, तो वो आपके नोट्स के अंदर हाँ सर, से थोड़ा सा डिफरेंट होता है। इसीलिए मैंने उस दिन बोला था आपको कि अगर आप चाहो हाँ तो ऑनलाइन डायरेक्टली सर, करो। अदरवाइज इनमें चेंजेस जो कर रहा हूँ वो ऐसा नहीं है कि वो चेंजेस आपको जरूरी ही चाहिए। ये थोड़ा सा अपडेट इसलिए कर रहा हूँ कि ताकि थोड़ा थोड़ा मेरे को ऐसा लगता है कि यार चलो यहाँ थोड़ा सा और डाल देते हैं, यहाँ से निकाल देते हैं। जो आपके पास अभी जिस नोट्स हैं कभी उनमें भी नहीं है, उससे सिलेबस बाहर नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन अगर हाँ कोशिश ये करो सर, कि आप प्रिंट आउट जो आपने ले लिया ठीक है, कोई इशू नहीं है। आप साथ के साथ आप जो अपने ऑनलाइन नोट्स हैं उनको एक बार बीच बीच में थोड़ा सा देखते रहा करो। अगर आप उसे कोई चीज लगे तो आप उसको थोड़ा सा एक बार नजर मारिए अभी क्या है। जैसे मैंने कुछ जो
इक्विपमेंट्स हैं उनके कुछ एक डायग्राम्स उसके अंदर कम लगे मुझे, तो मैंने 1-2 एक्स्ट्रा डाल दिए ताकि आप लोगों को देख थोड़ा सा और ज्यादा समझ में आ जाए। हाँ सर। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि जो आपके पास नोट्स अवेलेबल हैं वो उसमें सिलेबस से कुछ नहीं है, उसमें भी सिलेबस सारा है ऑलमोस्ट। नहीं वो तो ऐसे ऐसा, लेकिन थोड़ा अपडेट है आप वाले, जो मतलब कुछ डिफरेंट मिलता है, अपडेट कर लिया आपने, तो इसलिए बोल रहा था ना मैं। लैब वाला कैसे? मतलब आपने नए वाले अपडेट कर देते हो आप ना। हाँ हाँ हाँ, नहीं अभी तो जो मटेरियल मैंने तुम्हें जो अभी पढ़ा रहा था वो तो तुम्हारा पुराना ही है, पुराने नोट्स का ही है वो तो सारा। नहीं सर, 2 पेज का दे रहे थे इसमें, जो आपने जो प्रिंसिपल ऑफ फ्रीजिंग थी ना। हाँ हाँ, ये वाला मैंने अभी ऐड किया था, ये तो मैंने सिंपल इसलिए ऐड किया था, ये मैंने सिंपल हाँ इसलिए हाँ, ऐड ये किया था, कर थोड़ा सा समराइज किया था। ये आपके हो ना हो ये कोई ज्यादा वो नहीं है। अगर आप लोगों को ऐसा कोई पेज लगता है कि भाई ये मेरे नोट्स में नहीं है, तो आप उसको थोड़ा आपके फोन से स्क्रीनशॉट ले लिया करो। हाँ जी सर। वैसे आपने शेयर की थी ना एक्सरसाइज रिकॉर्डिंग वाली, हो हाँ हाँ, लिंक, आप उससे रिकॉर्डिंग करते रहते हैं ना, रिकॉर्डिंग करते हैं। रिकॉर्डिंग मेरे पास सारी पड़ी है, मेरे पास प्रॉब्लम ये आ रही है नेटवर्क ना होने के कारण मैं उनको यूट्यूब पे अपलोड नहीं कर पा रहा। मैं कोई ऐसा सोर्स देख रहा हूँ कि